आज का दिन फिर वही गहरी उदासी लेकर आया है। बालकनी में खड़ी मैं उन बीते पलों को याद कर रही थी। माँ ने चाय का कप थमाते हुए आवाज़ दी, बेटा निशांत का फ़ोन आया था, तुझसे मिलना चाहता है। निशांत का नाम सुनते ही आंखों के सामने बीता समय किसी फिल्म की भांति चलने लगा, मानो कल की ही बात हो। कॉलेज शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन फिजिक्स की क्लास चल रही थी। मैं आई कमिन सर। अचानक सबका ध्यान दरवाजे की ओर चला गया। आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दो बिल्कुल एक जैसे लड़कों ने क्लास में एंट्री ली। एक बार सर भी चौंक गए। जुड़वा भाई हो? यस सर। गजब की समानता थी दोनों में, कोई भी धोखा खा सकता था। नाम भी मिलते जुलते थे, सुशांत और निशांत। केवल एक बात का फ़र्क था, जहाँ सुशांत गंभीर और अंतर्मुखी स्वभाव का लड़का था, वहीं निशांत चुलबुला और हंसमुख, पहनावा भी स्वभाव के अनुरूप ही था। जहाँ सुशांत को शर्ट पहनना पसंद था, वहीं निशांत को हमेशा टी शर्ट में ही देखा था। निशांत अपने बाल हीरो स्टाइल में ही रखता था, जबकि सुशांत कायदे से संवारता था। दिन बीतते गए। अब हम लोग अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों भाई बहुत अमीर परिवार के थे। बातों बातों में पता चला कि हाईवे के किनारे का बड़ा सा गेस्ट हाउस और उससे लगा हुआ रेस्टोरेंट उन लोगों के पिता का ही है। सुशांत स्वभाव के अनुरूप कम ही बात करता था। कभी नोट्स या कुछ चाहिए होता था तो निशांत ही लेता था। समय बीतता गया। कॉलेज के बाद सभी ने अपनी राह पकड़ ली। कुछ समय में मेरे दूर के रिश्ते की शोभा बुआ की बेटी की शादी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अचानक वहाँ सुशांत और निशांत से मुलाकात हो गई। पता चला शोभा बुआ उनके रिश्ते में चाची लगती हैं। हाय हेलो के पहचान, कुछ औपचारिक बातें हुई और सब अपने अपने में मगन हो गए। लेकिन लगातार एक बार मुझे परेशान कर रही थी कि जो सुशांत कभी बातचीत नहीं करता था अपनी माँ से, मेरी और इशारा करके कुछ बता रहा था। मुझे बड़ा अजीब लगा। लेकिन जब 2 दिन बाद शोभा बुआ का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। बुआ ने बताया कि लड़के के पिता का गेस्ट हाउस है और वो उसी में उनका हाथ बटाता है। माँ के मुंह से सुशांत का नाम सुनकर सारी बातें मेरी समझ में आ गई। इतना अच्छा रिश्ता माँ कैसे हाथ से जाने दे सकती थी। माँ ने मेरी राय जाननी चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। सुशांत का गंभीर स्वभाव मुझे शुरू से ही आकर्षित करता था। अंत में वो दिन भी आ गया जब सुशांत और मेरी सगाई हो गई। अब तो अक्सर हमारी फ़ोन पर बात हुआ करती थी। सुशांत जैसा लड़का भी बात करना जानता है, ये तो मुझे सगाई के बाद ही पता चला। कभी कभी सुशांत मुझे घुमाने भी ले जाता था। सगाई और शादी में 2 महीने का फ़र्क था। सुशांत की माँ चाहती थी कि सारे कपड़े और गहने आदि मेरी ही पसंद के हों, इसीलिए मैं अक्सर उन लोगों के साथ शॉपिंग भी करने चली जाती थी। सुशांत की माँ अभी से हर बात में मेरी राय लेने लगी थी। वो परिवार अभी से मेरा हो गया था। निशांत तो अक्सर मजाक में कह दिया करता था कि अगर मैं दूल्हा बनकर आऊँ तो तुम मुझसे शादी कर लोगी और जान भी नहीं पाओगी। अब शादी को 15 दिन बचे थे। माँ ने बताया कि सुशांत का फ़ोन आया था, वो मुझे लेने आ रहा है, कुछ शॉपिंग करनी है। सुशांत 1 घंटे बाद आ गया और मैं उसके साथ चली गई। सुशांत मुझे लेकर एक ज्वेलरी शॉप में गया। वहाँ पर उसने मंगलसूत्र की डिज़ाइन दिखाने को कहा और मुझसे पसंद करने को कहा। कुछ डिज़ाइनें देखने के बाद एक मंगलसूत्र मुझे और सुशांत दोनों को ही पसंद आया। मंगलसूत्र लेने के बाद सुशांत मुझे अपने गेस्ट हाउस लेकर गया। वहाँ पर जितने भी आदमी काम पर लगे थे सभी सुशांत को देखते ही नमस्ते भैया कहकर दौड़े और उन्होंने मुझे भाभी कहकर संबोधित किया। मालिक होने के बावजूद सुशांत में मालिकाना रौब बिल्कुल भी नहीं था। बड़ी ही विनम्रता से सबके अभिवादन का जवाब देता रहा। सुशांत मुझे ऊपरी मंजिल पर बने कमरों में से एक कमरे में लेकर गया। कमरे में एक पलंग, 4 कुर्सियाँ, मेज, छोटा सा फ्रिज और एक छोटी सी अलमारी में भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। कमरे से लगा हुआ एक बाथरूम भी था। सब कुछ बड़ा करीने से लगा हुआ था। मैंने पूछा, ये कैसा कमरा है? सुशांत ने बताया कि जब गेस्ट हाउस में बुकिंग होती है तो वो रात में ही रुकता है। अब मेरा दिल किसी अनजान आशंका से धड़कने लगा। मुझे आशंकित देखकर सुशांत बोला, मुझ पर भरोसा रखो, मैंने तुम्हें जीवन साथी चुना है। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है।
अगर फिर भी तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम लोग यहाँ से चल सकते हैं। मैं कुछ आश्वस्त होकर वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद सुशांत ने एक पैकेट निकाला और मुझे देते हुए कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, क्या तुम इसे अभी पहन सकती हो। मैंने पैकेट खोला। उसमें लाल पीले रंग का बहुत ही सुंदर सा सूट था। सुशांत ने ये बात मुझसे इतनी मासूमियत से कही थी कि मैं उसे मना ना कर सकी और बाथरूम में जाकर सूट पहन आई। जैसे ही मैं कमरे में आई, सुशांत एकटक मुझे देखता ही रह गया। फिर मेरा हाथ थाम कर बोला, जानती हो सिम्मी, मैं कॉलेज के दिनों से ही तुम्हें बहुत पसंद करता था, मगर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचो। कुछ देर रुकने के बाद में वो फिर बोला, सिम्मी, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है, जल्दी से मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाओ। मैं शर्मा गई। कुछ देर बाद सुशांत ने जेब से वही मंगलसूत्र निकाला और मुझसे बोला, सिम्मी, दुनिया की नज़रों में हमारी शादी 15 दिन बाद होगी, मगर मैं तुम्हें आज ही अपना बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज ही तुम्हें पहली बार देखा था। इतना कहकर सुशांत ने मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दिया। फिर जेब से सिंदूर की डिब्बी निकाल कर हौले से मेरी मांग में लगा दिया और मेरे माथे को चूम लिया। मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। इसके बाद सुशांत ने इन पलों को मोबाइल में कैद किया और हम ना जाने कितनी देर यूं ही बैठे रहते। अगर माँ का फ़ोन ना आ जाता। मैंने कपड़े बदले और कंघी निकाल कर अपनी मांग को बालों से ढक दिया। मंगलसूत्र उतार कर मैंने सुशांत को देते हुए कहा, इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रहने दो। सुशांत ने बात की गंभीरता को समझते हुए अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद मैंने सूट अपने साथ ले लिया। सुशांत मुझे घर छोड़कर चला गया। घर पहुंचने के बाद मेरे पांव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया की खुशी आज मुझे मिल गई है, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। शाम को फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पापा ने उठाया और कुछ सुनते ही अचानक फ़ोन उनके हाथ से छूट गया और वो धम्म से सोफे पर गिर पड़े। माँ दौड़ते हुए आई। पिताजी ने बताया कि घर जाते समय एक बच्चे को बचाने में सुशांत की कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मेरे जीवन की सबसे खुशी वाला दिन आज सबसे मनहूस दिन बन चुका था और मैं सुहागिन होने से पहले ही विधवा हो गई थी। रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे, मगर मेरे कानों में केवल सुशांत की आवाज़ गूंज रही थी कि मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाओ। लोग आते, सांत्वना देकर चले जाते। मैं गुमसुम हो गई थी। मैंने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया था। ना ही किसी से बात करती थी, ना ही कहीं जाती थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत चुके थे। अब लोगों ने नए रिश्ते बताने शुरू कर दिए थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अच्छा हुआ, जो कुछ होना था शादी के पहले हो गया। अगर शादी हो जाती तो अनर्थ हो जाता। अब मैं कैसे सबसे बताती कि अनर्थ तो हो ही चुका है। मेरी तो दुनिया उजड़ ही चुकी थी। जब भी घर में कोई रिश्ते की बात होती तो मैं झुझला उठती। एक दिन ऐसे ही किसी बात पर मैं रोने लगी तो पिताजी ने कहा कि उसको थोड़ा समय दे दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तब मैंने अपना दो टूक जवाब दे दिया, मैं अभी नहीं बल्कि कभी भी शादी नहीं करूँगी। ये सुनकर सब लोग सकते में आ गए थे। माँ गुस्सा करते हुए बोली, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। किसी के मरने पर ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती है। आखिर अभी रिश्ता ही कहाँ जुड़ा था, जो होना था हो गया, अब आगे देखो। लेकिन मैं माँ को कैसे समझाती कि मेरा तो रिश्ता जुड़ चुका है, एक पवित्र रिश्ता। कैसे किसी को बताती, क्योंकि समाज में इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है। परंतु मेरे लिए ये रिश्ता सब रिश्तों से ऊपर हो चुका था। लगभग सभी लोग समझा समझा कर हार चुके थे, मगर मैं अपने फैसले पर अडिग थी। चलो बेटा, निशांत आ गया है। माँ की आवाज़ सुनते ही मैं वर्तमान में आ गई। आज इस बात को पूरे 1 साल बीत चुके थे और आज अचानक निशांत का आना। मैं नीचे बैठक में आई तो निशांत को देखकर चौंक गई, क्योंकि आज निशांत में सुशांत का रूप दिख रहा था। वहीं मेरी पसंदीदा सफ़ेद शर्ट के साथ ब्लू जीन्स, जो सुशांत ने आखिरी बार पहनी थी जब वो मुझसे मिलने नहीं अपना बनाने आया था। बालों को करीने से संवार रखा था
बिल्कुल जिसे सुशांत संवारता था। मैं निशांत को देखती रह गई। तभी माँ बोली, बेटा निशांत तुम्हें कहीं ले जाना चाहता है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। पिताजी बोले, जाओ बेटा, कहीं बाहर जाओगी तो मन बहल जाएगा। मैं ऊपर कमरे में जाकर तैयार होने लगी। सच्चाई तो ये थी, मैं खुद भी निशांत के साथ जाना चाहती थी। सुशांत के बारे में बातें करना चाहती थी, क्योंकि मेरे घर में सुशांत के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। कपड़े निकालने के लिए मैंने जैसे ही अलमारी खोला, मेरे हाथ अनायास ही उसी लाल पीले सूट की ओर बढ़ गए जो मुझे सुशांत ने दिया था। मैं तैयार होकर नीचे आ गई और निशांत के साथ चल दी। रास्ते में हम दोनों में से कोई भी एक शब्द नहीं बोला। निशांत मुझे गेस्ट हाउस के उसी कमरे में ले गया जहां मैं और सुशांत आखिरी बार मिले थे। वहां पहुंचकर सुशांत की यादें ताज़ा हो गई और मेरी आंखें नम हो गई। निशांत ने मुझे बैठने के लिए कहा और खुद भी एक कुर्सी में बैठ गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद निशांत ने मुझसे कहा, शोभा चाची बता रही थी कि तुमने शादी ना करने का फैसला ले लिया है, जान सकता हूँ क्यों? मुझे चुप देख कर वो आगे बोला, तुम्हारी शादी ना करने के फैसले से तुम्हारे घर वाले बहुत दुखी हैं। मैंने निशांत से कहा, देखो निशांत, शादी न करने का मेरा अपना फैसला है और ये अटल है। अगर तुम मुझे यही समझाने के लिए लाए हो तो प्लीज़ मुझे घर छोड़ाओ। मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। निशांत बोला, सिम्मी, ज़िंदगी बहुत लंबी है और इसे अकेले नहीं काटा जा सकता है। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं बोली, निशांत, मैं शादी नहीं कर सकती। निशांत बोला, देखो सिम्मी, सुशांत तो चला गया, कब तक उसकी यादों के सहारे बैठी रहोगी? मैं लगभग चीखते हुए बोली, चुप हो जाओ निशांत, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम कुछ नहीं जानते हो। निशांत बोला, क्या कहा? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सिर्फ मैं ही तो सब कुछ जानता हूँ। मैं चौंक कर निशांत की ओर देखने लगी। निशांत बोला, हाँ सिम्मी, सुशांत मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाता था। उस दिन भी घर लौटते समय सुशांत मुझसे ही बात कर रहा था और उसने मुझे इस कमरे में हुई सारी बातें बताई थी और तुम लोगों की फ़ोटो भी मुझे भेजी थी। इतना कहकर निशांत ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और हम लोगों की फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो देखकर मेरी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। थोड़ी देर बाद जब मैं कुछ शांत हुई तब निशांत ने कहना शुरू किया, उस दिन जब तुमसे मिलने के बाद सुशांत लौट रहा था तो उसने मुझे सारी बातें बता दी थी और साथ ही मुझे तुम लोगों की सारी फ़ोटोज़ भी भेजी थी। जानती हो सिम्मी, सुशांत की आखिरी ख्वाहिश तुम्हें दुल्हन बनाकर हमारे घर लाने की थी। सुशांत के एक्सीडेंट में उसका मोबाइल कहीं खो गया था और हम लोगों के पास सुशांत की जो आखिरी फ़ोटो थी उसमें तुम उसके साथ थी। सुशांत की मौत के बाद हम सभी लोग गहरे सदमे में थे। मम्मी पापा को तो जैसे किसी बात का होश ही नहीं था और इन सब में किसी को भी तुम्हारा ख्याल नहीं आया। लेकिन एक दिन जब शोभा चाची आई और उन्होंने तुम्हारे फैसले के बारे में बताया तब मैंने घर वालों को सारी बातें बताई। मैं मूर्तिवत निशांत की सारी बातें सुनती रही। निशांत आगे बोला, सिम्मी, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं सुशांत की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। तुम्हारे और सुशांत के पवित्र रिश्ते को समाज में अपना नाम देना चाहता हूँ। मैंने कहा, नहीं निशांत, ये नहीं हो सकता। तुम जोश में आकर फैसला ले रहे हो। ज़िंदगी के फैसले ऐसे अचानक नहीं लिए जाते हैं। निशांत बोला, नहीं सिम्मी, ये फैसला अचानक या जोश में नहीं लिया गया है। अगर जोश में ही फैसला लेना होता तो मैं कभी भी आ सकता था। तुम क्या सोचती हो, आज का दिन, ये जगह या फिर मेरे कपड़े पहनने का तरीका इत्तेफाक है? नहीं सिम्मी, मैंने अपने आप को सुशांत के रंग में ढाल दिया है, क्योंकि अब सुशांत और निशांत दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। और कहीं ना कहीं मैं तुमको भी समय देना चाहता था और ये देखना चाहता था कि क्या तुम वास्तव में अपने फैसले पर अड़िग हो या नहीं। लेकिन निशांत, शायद तुम्हारे घर वाले या मेरे घर वाले ना तैयार हों। सिम्मी, मेरे घर वालों के लिए सुशांत की आखिरी ख्वाहिश ही सब कुछ है और तुम्हारी मम्मी पापा से भी बात हो गई है, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें मेरे साथ भेजा है। अब बस केवल तुम्हारे फैसले का इंतज़ार है। क्या तुम सुशांत की आखिरी इच्छा पूरी करने में मेरा साथ दोगी? मैं अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वहीं बैठकर रोने लगी। निशांत ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं पलटकर निशांत से लिपट गई।
अब हम दोनों ही रो रहे थे और इन आंसुओं की धारा में हमारा पवित्र रिश्ता और भी पावन हो चुका था।